3 लोगों का एक परिवार चौक में खेल रहा है। अचानक बेटे को जमीन पर एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। पिता कहते हैं कि यह एकदम सामान्य है, लेकिन अगला दृश्य पिता को अचंभित कर देता है। वे केवल आकाश में उड़ते पक्षियों को ही हर जगह दुर्घटनाग्रस्त होते देखते हैं। ऐसा लगता है कि वे एक ही समय में पागल हो रहे हैं। और इस महीने में यह तीसरी बार है जब ये पक्षी हमले हुए हैं। अब बोस्टन, यूएसए में हृदय गति जांचने वाले यंत्र के साथ 32 लोग भी अचानक नाटकीय रूप से मर जाते हैं। भूभौतिकीविद कीज ने इन अजीबोगरीब घटनाओं पर ध्यान दिया। शोध के माध्यम से उन्हें लगता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई समस्या है। इसलिए वो तुरंत व्हाइट हाउस के एक वैज्ञानिक मिस्टर जिम्स्की को ढूंढते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद जिम्स्की को तुरंत समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। इसलिए वो जल्दी से सरकार को सूचित करता है और कीज को विस्तार से समझाने के लिए आमंत्रित करता है। कीज एक आड़ू लेता है और समझाने लगता है। उदाहरण के लिए आड़ू की त्वचा पृथ्वी की सतह है और मांसल नीचे की जमीन है। तो आड़ू का बीज पृथ्वी का मूल है और पृथ्वी का मूल आंतरिक कोर और बाहरी कोर में विभाजित है। बाहरी कोर गर्म धातु की एक अंगूठी है। आंतरिक कोर के आसपास लगातार गतिमान है। इस कारण एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पृथ्वी को सौर के विकिरण से बचाना है। लेकिन अब बाहरी कोर खिसकना बंद हो गया है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी जल जाएगी। 1 साल में पूरी मानव जाति विलुप्त हो जाएगी। जनरल तुरंत पूछता है कि क्या कोई समाधान है। कीज ने उत्तर दिया, कोई रास्ता नहीं है। हम केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का कोर पृथ्वी के केंद्र में है। पृथ्वी की सतह से 3000 किलोमीटर नीचे। मनुष्य मूल रूप से वहां नहीं पहुंच सकता। ठीक है, जब सभी ने उम्मीद खो दी है। जिम्स्की का कहना है कि ऐसा नहीं है कि वो तो वैसे भी नहीं थी। उसके बाद जिम्स्की सभी को रेगिस्तान में ले जाता है। अपने घातक प्रतिद्वंद्वी मिस्टर ब्रेजल्टन को पाता है। ब्रेजल्टन ने अल्ट्रासोनिक स्टोन ब्रेकिंग मशीन का आविष्कार किया है। दृश्य पर सभी के देखने के लिए एक बार प्रदर्शन भी करता है। पहाड़ में गुफा को देखने के बाद हर कोई अचंभित रह जाता है और अंतहीन चिल्लाता है। फिर ब्रेजल्टन उन्हें एक नई धातु मिश्र धातु सामग्री भी दिखाता है। इस सामग्री का तापमान जितना अधिक होता है, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। यह गर्मी को भी अवशोषित कर सकता है और इसे गति ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। ये सब देखने के बाद लोग कहते हैं, यह जहाजों को पृथ्वी के मूल में ले जाने के मानकों के आधार पर पूरी तरह उपयुक्त है। इसलिए सरकार तुरंत कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों की तलाश करती है। पृथ्वी के मूल में खुदाई करने वाले जहाज का निर्माण शुरू करने के लिए विशेषज्ञ योजना भी बनाते हैं। पृथ्वी के केंद्र में खुदाई करने वाले जहाज का कार्य समाप्त होने तक प्रतीक्षा करते हैं। वे परमाणु केंद्र को पृथ्वी की कोर में विस्फोट करना शुरू कर देंगे, जो पृथ्वी की कोर को फिर से गति प्रदान करेगा। पृथ्वी के केंद्र में जाने योग्य जहाज को मूल रूप से समाप्त होने में 10 साल लगते हैं, लेकिन 3 महीने में यह बनकर तैयार हो गया है। उसी समय पर, क्योंकि पृथ्वी की कोर हिलना बंद कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाता है। रोम में एक और आपदा आई, शहर को खंडहर में बदलते देखना। शहर को इस तरह खंडहरों के ढेर में बदलते देख हर कोई तुरंत शुरुआत करने का निर्णय करता है। शुरुआत में इस मिशन पर जाने वाली टीम में 6 लोग शामिल हैं। इसके बदले में पुरुष नायक कीज, जहाज पायलट रेबेका हैं। विशेषज्ञ 57 सर्ज, कमांडर रॉबर्ट और ब्रेजल्टन और जिम्स्की भी। इसके अलावा सरकार को जहाज के साथ संचार का प्रभारी होने के लिए फिंच नाम का एक कंप्यूटर विशेषज्ञ भी मिलता है। वे समुद्र से शुरू करते हैं। पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित पतली परत के साथ एक जगह चुनते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चलता है, लेकिन जब वे 1000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं, जहाज क्वार्ट्ज की एक परत में प्रवेश करता है। जहाज का खोदने का यंत्र अवरोधित हो जाता है। कोई भी जहाज से उतर सकता है, केवल इसकी जांच कर सकता है। और आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि पूरी गुफा विशाल क्वार्ट्ज से भरी हुई है। ब्रेजल्टन अपने औजार निकालता है, क्वार्ट्ज को काटना शुरू करता है। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। क्वार्ट्ज परत उनके द्वारा छेदी जाती है और इसलिए गुफा के प्रवेश द्वार से बड़ी मात्रा में लावा गिरता है। काटने के लिए उपयोग में लिया गया ऑक्सीजन टैंक कुचल जाता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में कीज ऑक्सीजन ट्यूब लेता है और उसे अपने सुरक्षात्मक साधन से जोड़ता है। ब्रेजल्टन के लिए कि वो क्वार्ट्ज काटना जारी रख सके, और वो ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। सब लोग उसे जल्दी से जहाज तक ले जाते हैं। ब्रेजल्टन भी आसानी से काट सकता है। जब तक सभी लोग जहाज पर वापस आ जाते हैं, रॉबर्ट क्वार्ट्ज के एक टुकड़े से टकराता है, लावा में गिर जाता है। हर कोई दुख रोके रखते हैं। अंतरिक्ष यान में लौटने के बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं।
कुछ समय बाद कीज को होश आ जाता है। अंत में सभी ने राहत की सांस ली। उड़ान में 12 घंटे बिताने के बाद वे पृथ्वी की कोर की सतह तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर से एक अप्रत्याशित घटना घटती है। जबकि कुछ लोग जहाज के पृष्ठभाग पर डिवाइस 57 को चेक कर रहे हैं। जहाज हीरे की परत में प्रवेश करता है, यहाँ तक एक काले हीरे का भी सामना करता है जो अतुलनीय रूप से कठिन है। रेबेका जहाज को चलाने में बेहद सावधानी बरत रही है। जैसे ही वे घुसने वाले होते हैं, जहाज काले हीरे के टुकड़े से टकरा गया, जिससे केबिन 57 को भारी नुकसान हुआ। वे तुरंत केबिन 57 से कूद गए। सर्ज, क्योंकि वो नोटबुक लेने के लिए लौटता है, दुर्भाग्य से टूटे हुए केबिन के अंदर बंद हो जाता है। कीज ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को कुचलकर मौत के घाट उतरते देखता रहता है। वो बेहद आहत और दुखी हैं। 35 घंटे बाद वे अंत में पृथ्वी के बाहरी कोर तक पहुंचते हैं। लेकिन जिम्स्की को पता चलता है कि यहाँ घनता वैसी नहीं है जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। मूल रूप से वे जो परमाणु केंद्र ले जाते हैं, वो पृथ्वी की कोर को फिर से गतिमान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिम्स्की ने तुरंत उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया और जनरल को सूचित करता है। उन्हें कहता है कि योजना विफल हो गई है। उनसे डेस्टिनी डीप अर्थ सिस्मिक ट्रिगर इनिशिएटिव योजना शुरू करने के लिए कहा। डेस्टिनी योजना क्या है? हर कोई सोच में है। यह पता चला है कि डेस्टिनी योजना सेना द्वारा तैनात बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त एक योजना है। एक बार सक्रिय होने पर यह ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और अन्य विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकती है और डेस्टिनी योजना के कारण पृथ्वी की कोर हिलना बंद कर देती है। अब वे डेस्टिनी योजना फिर से शुरू कर रहे हैं। पृथ्वी की कोर को फिर से गति देने के लिए भूकंपीय तरंगों का उपयोग करना चाहते हैं और पता चला है कि यह आपदा मूल रूप से प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि मानव निर्मित है। की सच्चाई जानता है, गंभीर रूप से विरोध करता है, क्योंकि एक बार शुरू हो जाने के बाद यह बड़ी आपदाओं को जन्म देगा। तो कीज और जिम्स्की बहस करने लगते हैं। ब्रेजल्टन एक तरफ जिम्स्की को चिड़चिड़ा कहते हैं, दूसरी ओर उसे बाहर किया जाता है। मिशन को अंजाम देते हुए सभी आगे बढ़ते रहते हैं। उसी ही समय पर पृथ्वी पर एक विनाशकारी आपदा आती है। सौर विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करता है, समुद्र के पानी को उबालने लगता है। सैन फ्रांसिस्को ब्रिज पल में पिघल जाता है। जनरल तुरंत डेस्टिनी योजना शुरू करने का आदेश देता है। इस तरफ कीज गुप्त रूप से कंप्यूटर विशेषज्ञ फिंच से संपर्क करते हैं। उसे डेस्टिनी के लॉन्च में विलंब करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कह रहे हैं। फिर वो ब्रेजल्टन के साथ परमाणु केंद्र की कमी की समस्या को हल करने के समाधान पर चर्चा करना शुरू कर देता है। जब उन दोनों को समझ में नहीं आता, जागृत जिम्स्की एक रास्ता खोजता है। यह इसके बदले में परमाणु केंद्र को अलग अलग स्थानों पर रखना होगा और फिर उनमें विस्फोट करना होगा, ताकि अपेक्षित प्रभाव प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार तीनों तुरंत कार्रवाई शुरू करते हैं। उच्च तापमान के तहत परमाणु केंद्र को स्वचालित विस्फोट से रोकने के लिए वे प्रत्येक केबिन में परमाणु केंद्र की व्यवस्था करते हैं। फिर वे अलग हो जाते हैं। निर्धारित समय पर विस्फोट किए जाते हैं। लेकिन जहाज में स्वचालित पृथक्करण सुविधा नहीं है। पृथक्करण यंत्र को हाथों से शुरू करने के लिए एक व्यक्ति को केबिन से बाहर जाने की जरूरत है। लेकिन बाहर का तापमान 9000 डिग्री तक है। सुरक्षात्मक साधन केवल 4500 डिग्री सहन कर सकता है। इसका मतलब है कि बाहर जाने वाले की मौत जरूर होगी। ब्रेजल्टन स्विच चालू करने के दर्द को सहन करते हुए कार्यभार संभालता है। थरस्टर की तेज आग उसे तुरंत जलाकर राख कर देती है। दूसरी ओर डेस्टिनी योजना को लॉन्च करने का यह अंतिम क्षण है। फिंच इसे सफलतापूर्वक हैक कर लेता है, सिस्टम को नियंत्रित करता है, आपदा को होने से रोकता है। कीज और जिम्स्की परमाणु केंद्र के कुछ हिस्सों को नीचे फेंक देते हैं। अंत में जिम्स्की को अचानक पता चलता है कि सम्मिलन प्रतिक्रिया उत्तेजित करने के लिए परमाणु केंद्र को बड़ी मात्रा में विस्फोटकों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस समय जहाज हिलता है। दुर्भाग्य से कीज उसके कंधे पर परमाणु केंद्र द्वारा दब जाता है। यह देखते हुए कि केबिन का दरवाजा बंद होने वाला है, जिम्स्की कीज को छोड़ देता है, केबिन के दरवाजे की ओर दौड़ता है। इस समय जहाज फिर से हिलता है। जिम्स्की लापरवाही से जमीन पर गिर जाता है। परमाणु केंद्र लुढ़कता है और उसका पैर पर दब जाता है। जिम्स्की का कहना है कि कीज को उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अंत में जिम्स्की और परमाणु केंद्र दोनों को नीचे फेंक दिया जाता है। बम की शक्ति को पर्याप्त मजबूत करने के लिए कीज जहाज की सम्मिलन प्रतिक्रिया को भी फेंकता है। जहाज अपनी गति खो देता है और लावा में तैरने लगता है। कीज रेबेका से झूठ बोलता है, चुपचाप मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर कीज को अचानक ब्रेजल्टन के शब्द याद आ जाते हैं। पतवार की सामग्री गर्मी को अवशोषित कर सकती है और इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। यह सोचकर दोनों तुरंत जहाज को ठीक करने लगते हैं। अंतिम क्षण में सफलतापूर्वक बच जाते हैं जब परमाणु केंद्र विस्फोट हो जाता है। बाद में परमाणु केंद्र का अंतिम भाग भी फट जाता है।
पृथ्वी की कोर फिर से चलने लगा है। पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र से आच्छादित हो जाती है। हर कोई जयकार करता है। कीज और अन्य को लावा हवाई समुद्र के तल पर धकेल देता है। बचाव दल को संकेत देने के लिए कीज बुद्धिपूर्वक वेल का उपयोग करता है। 2 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, लेकिन उन्हें लगता है कि वे उन साथियों को नीरवतापूर्वक मरने नहीं दे सकते। तो फिंच की मदद से वे दुनिया के लिए अपनी कहानी प्रकाशित करते हैं। इनकी वीरता की कहानी सभी जानते हैं। यह फिल्म है द कॉ ग्रेटर दैन, 2003 में प्रस्तुत की गई। यह वीरता के बारे में एक लाक्षणिक हॉलीवुड फिल्म है। इस प्रकार की फिल्म में साजिश के लिए हॉलीवुड का दृष्टिकोण और संवेदनाओं को नियंत्रित करने का तरीका हर फिल्म में एक जैसा लगता है, लेकिन हर बार यह दर्शकों को मदहोश कर देता है। हालांकि आप जानते हैं कि आगे क्या होगा, आप फिर भी भावनात्मक होंगे, फिर भी आश्चर्य होगा और इसे प्यार करेंगे। अंत में यह एक बुरी फिल्म नहीं है। आधुनिक समय में भी यह एक साई-फाई सीरीज को भी हरा सकती है जो खराब नहीं हो। ठीक है, आज की फिल्म यही समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लिटिल हुई, हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।